थिन एंडोमेट्रियम स्पेशली 6 मिलीमीटर या उससे कम रहता है तो उसको थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। 7 बॉर्डर लाइन माना जाता है। बहुत लोग 7 पे इलाज अपना बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल भी है, और बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। थिन एंडोमेट्रियम के कारण बहुत हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ तो है जिसमें कि कारण हम लोग को पता नहीं चलता है। इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी के फील्ड में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में भी विज्ञान को पता नहीं है, साइंटिफिक एडवांसेस होने के बावजूद पता नहीं है, तो उसको हम लोग इडियोपैथिक केसेस बोलते हैं। इलाज पे अगर हम लोग आए तो इलाज इसका कभी कभी आसान होता है और कभी कभी काफी जटिल होता है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ और यहाँ का चीफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के समस्या में एक पहलू होता है जिसके बोलते हैं थिन एंडोमेट्रियम। थिन या पतला, और एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस के अंदर वाली परत। तो अगर बच्चा जब भ्रूण बनता है, विकास अगर जब उसका होता है, तो अल्टीमेटली ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस के अंदर ही आके इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस के अंदर वाली जो सतह होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मैंने यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम। तो वहाँ एंडोमेट्रियम का अच्छा होना उसी तरह का बात होता है जैसे कि जमीन में अगर हम लोग खेती करने जा रहे हैं तो जमीन कितनी उर्वर है, वो मुलायम है कि नहीं, तब उसमें बीज डालने पे वो बीज से वो पेड़ उगता है। उसी तरह एंडोमेट्रियम का भी अच्छा रहना, सही रहना जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, जिसमें कि और भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, स्पर्म में कमी होना, एग्स में कमी होना, ट्यूब में बाधा होना, बट अल्टीमेटली किसी भी तरीका से प्रेगनेंसी हो, अल्टीमेटली उसको लास्ट में हम लोग अगर कोई ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, IUI या IVF भी कर रहे हो, तभी भी हर इलाज में या नेचुरली भी बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम में ही भ्रूण जो होता है या जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं वो इम्प्लांट होता है, उसी में वो विकसित होता है और फिर आगे चल के वो गर्भ का रूप ले लेता है। तो एंडोमेट्रियम अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये गर्भ धारण की प्रक्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है, और या तो गर्भ धारण होता नहीं है, या गर्भ धारण अगर होगा तो वो गर्भ स्राव हो जाता है या अबॉर्शन होता है। रिकरेंट अबॉर्शन या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर का भी एक कारण होता है। तो एंडोमेट्रियम का जो की मोटाई होती है उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से बहुत ही आराम से हम लोग देख सकते हैं। बहुत इजी टेक्निक है जिसमें कि जब भी इनफर्टिलिटी का हम लोग इलाज करते हैं तो हम लोग उसमें यूट्रस के भीतरी सतह को देखते हैं और उसका थिकनेस मेजर करते हैं कि वो कितना मोटा है। और नॉर्मली 8 मिलीमीटर से ज्यादा अगर है एंडोमेट्रियम या 8 मिलीमीटर भी है तो उसको हम लोग एडिक्वेट मानते हैं। अगर 8, और यह जांच जो होती है जिस समय भ्रूण का इम्प्लांटेशन होने वाला है लगभग उस दौरान किया जाता है, इसलिए जब पीरियड शुरू होता है और पीरियड खत्म होता है तीसरे या चौथे दिन जो साइकिल का होता है, उस समय एंडोमेट्रियम हर महिला का एंडोमेट्रियम थिन रहेगा, बिकॉज उसके अंदर का जितना भी एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ कर गया रहता है, वो मेंस बन के वो निकल गया रहता है। तो अगर हम लोग उस दिन देखेंगे तो सब में हम लोग को थिन एंडोमेट्रियम दिखेगा। तो जब एग बनता है 10वें 12वें दिन के आसपास उसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, वही कारण होता है एंडोमेट्रियम के ग्रोथ का। तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ तब देखते हैं हम लोग, उसका थिकनेस तब देखते हैं जब एग्स डेवलप हो गए होते हैं, या अगर किसी को IVF किया जा रहा है और बाहर से उसको एग डोनेशन किया जा रहा है तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन देने के बाद जब इम्प्लांटेशन की नौबत आती है तो उस पीरियड में एंडोमेट्रियम को देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम कैसा है, और उस समय इसका थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम भी, 14 से ज्यादा एंडोमेट्रियम को भी कुछ लोग मानते हैं कि यह अच्छा नहीं है, बहुत थिक एंडोमेट्रियम वो होता है, बट हम लोग आज बात केवल थिन एंडोमेट्रियम की ही कर रहे हैं। तो थिन एंडोमेट्रियम स्पेशली 6 मिलीमीटर या उससे कम रहता है तो उसको थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। 7 बॉर्डर लाइन माना जाता है। बहुत लोग 7 पे इलाज अपना बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल भी है, और बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। ऐसे देखा जाए तो भ्रूण का जो साइज होता है जिस समय इम्प्लांटेशन होता है उस समय वो माइक्रॉन्स में रहता है, मतलब मिलीमीटर का भी 1000वां भाग उतना उसका साइज होता है, बहुत ही छोटा। उसके तुलना में एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर हो या 8 मिलीमीटर हो वो बहुत मैटर करना नहीं चाहिए। लेकिन जितनी भी स्टडीज हुई हैं पास्ट में IUI के फील्ड में या IVF के फील्ड में, या बिना आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से भी जो इनफर्टिलिटी के जितने भी ट्रीटमेंट्स हुए हैं और उस पर स्टडीज हुए हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर एंडोमेट्रियम पतला रहा तो प्रेगनेंसी रेट कम हो गया, और एंडोमेट्रियम अगर
नॉर्मल रहा तो प्रेगनेंसी रेट अच्छा है, और एंडोमेट्रियम अगर पतला है, थिन है, तो वो प्रेगनेंसी रेट उसमें कम रहता है, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाता है। थिन एंडोमेट्रियम के कारण बहुत हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ तो है जिसमें कि कारण हम लोग को पता नहीं चलता है। इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी के फील्ड में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में भी विज्ञान को पता नहीं है, साइंटिफिक एडवांसेस होने के बावजूद पता नहीं है, तो उसको हम लोग इडियोपैथिक केसेस बोलते हैं। लेकिन जिन केसेस में पता है उसमें अगर एग्स का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, तब नेचुरल है कि एग अगर डेवलप नहीं करेगा तो उसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं आएगा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर नहीं आएगा तो फिर एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगा। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना एक प्रमुख कारण होता है। इसीलिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसका ट्रीटमेंट उसी के मुताबिक किया जाता है। दूसरा कॉमन कॉज होता है, हम लोग के देश में बहुत प्रचलित है कि धुलाई कर देना बच्चेदानी का, या सफाई कर देना, या तो इस तरह का बिना कारण के किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा और बिना देखे समझे अगर उसको डीएनसी किया जाए और बार बार किया जाए, तो उसके चलते भी बच्चेदानी के भीतरी परत जो होती है वो डैमेज हो सकती है, और उसमें एंडोमेट्रियम जो रहता है, उसका जो जर्म सेल्स रहता है, जहां से कि बेसल सेल्स बोलते हैं, जहां से कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है, वो पूरी परत हट जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। तीसरा रीजन होता है कि अगर अबॉर्शन किसी का हुआ हो या कराया हो और वो सेफ अबॉर्शन नहीं है, या अच्छे जगह कराया भी हो लेकिन किसी कारण से उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए अबॉर्शन के बाद, तो उसमें भी एंडोमेट्रियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इसी तरह से डिलीवरी के बाद भी इन्फेक्शन अगर होता है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो इसमें एंडोमेट्रियम खराब हो सकता है और आगे वो डेवलप नहीं कर सकता एक बार बच्चा ठहरने के बाद भी। एक प्रमुख कारण जो हम लोग के देश में है वो है ट्यूबरकुलोसिस, बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो आपको पता होगा चेस्ट में होता है, और खांसी से हम लोग उसको कोरिलेट करते हैं कि उसे बार बार खांसी होता है, बुखार रहता है, नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि गर्भाशय में भी, बच्चेदानी में भी यह टीबी लग सकता है, अंदर अंदर ही शरीर के फैल सकता है। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, और ये बच्चेदानी की नली को भी डैमेज कर सकता है और बच्चेदानी के अंदर के एंडोमेट्रियम को भी, और वो एंडोमेट्रियम डैमेज करता है, उसको ट्यूबरकुलस एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन या पुराना इन्फेक्शन होता है, और इसके चलते हम लोग को प्रेगनेंसी में बाधा होती है, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ नहीं होता है। ये सब इन्फेक्शंस जो हैं, और जो डीएनसी वगैरह या अबॉर्शन के बाद भी जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन सब में इन्फेक्शन होने के बाद में जो एंडोमेट्रियम का अंदर का दोनों सतह जो होता है वो आपस में सतह इन्फेक्टेड होकर सट भी सकता है, जिसके चलते वो बहुत ही थिन एंडोमेट्रियम हो जाता है। उसको हम लोग यूट्राइन साइनेकिया या एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें कि बच्चेदानी की परत बिल्कुल 1-2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ही रहती है और कोई भी ग्रोथ उसमें नहीं दिखता है। तो ये सब ट्यूबरकुलोसिस भी एक प्रमुख कारण है हम लोग के यहाँ। रेडिएशन होने के चलते अगर किसी को कैंसर हुआ है और रेडिएशन दिया गया है, पेल्विस प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इस टाइप के केसेस में भी एंडोमेट्रियम थिन हो सकता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इलाज पे अगर हम लोग आए तो इलाज इसका कभी कभी आसान होता है और कभी कभी काफी जटिल होता है। हम लोग नॉर्मली अगर एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर रहा है तो हम लोग ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं। पहले तो कारण जानते हैं, अगर कारण पता चल गया जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका दवा दिया जाता है। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लग रहा है कि एग्स नहीं बनने के चलते हैं तो एग्स बनने की दवा दी जाती है और ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स दिया जाता है। इकोस्प्रिन और आर्जिनिन जैसी दवाएं होती हैं जो कि ब्लड के प्रवाह को बढ़ाती हैं, उसको भी देने से वहां एंडोमेट्रियम थिक हो सकता है। हिपेरिन का भी इस्तेमाल ब्लड थिनर जो होता है उसके बहुत डॉक्टर्स करते हैं एंडोमेट्रियम को अच्छा करने के लिए। इन सब के अलावा एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी या एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी भी दी जाती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस जहां एशरमैन सिंड्रोम हो या यूट्राइन साइनेकिया हो, बच्चेदानी की दीवार ही आपस में सट गई हो, तो इन केसेस में क्या किया जा सकता है? तो इन केसेस में हम लोग दूरबीन के द्वारा हम लोग जांच करते हैं। पहले नीचे के रास्ते से बेहोश करके बच्चेदानी को अंदर से देखा जाता है और जो वो सटा हुआ रहता है उसे छुड़ाया जाता है। वो करंट के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं और कैंची से भी, उसको हिस्ट्रोस्कोपिक एडेजियोलाइसिस बोलते हैं। वो एक सर्जरी होती है जो कि नीचे नीचे ही होती है, उसमें पेट काटने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके द्वारा बहुत सारे केसेस रिस्पॉन्ड करने लगते हैं।
अगर इसके साथ साथ कुछ नए भी ट्रीटमेंट्स आए हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी। आपको पता होगा स्टेम सेल बॉडी के वैसे सेल होते हैं जो कि बॉडी के किसी भी दूसरे सेल में कन्वर्ट करने का उसमें क्षमता रहता है। तो अगर यूट्रस के अंदर में जो एंडोमेट्रियम है उसके सेल्स वो डैमेज हो गए हो बेसल सेल्स डीएनसी के चलते या किसी इन्फेक्शन के चलते, तो हम लोग ये बॉडी से ही उसके दूसरे जगह से, जैसे बोन मैरो से हम लोग उस औरत के सेल्स लेके और उसको लैब में कल्चर करके एंडोमेट्रियल सेल्स में बदल कर उसको यूट्रस में डाल दिया जाता है और यूट्रस उसको टेकअप कर लेता है। लेकिन ये थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल है, विश्व में इसे कोशिश किया गया है, इंडिया में भी कोशिश किया गया है, हम लोगों ने भी कोशिश किया है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अभी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आए हैं, इसमें और सुधार की जरूरत है। और साथ ही साथ एक और नया ट्रीटमेंट आया है जिसको पीआरपी थेरेपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग के ब्लड से ही निकाला जाता है, खून जैसे हम लोग देते हैं सैंपल्स ब्लड का टेस्ट के लिए, उसी तरह हम लोग ब्लड सैंपल देते हैं और 40 से 50 ml ब्लड लेकर उसमें उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसको तेजी से नचाया जाता है, जिससे कि अलग प्लेट ऐसा हम लोग को एक कोट उसमें मिल जाता है, एक लेयर मिल जाता है जिसमें कि प्लेटलेट की संख्या काफी ज्यादा होती है। नॉर्मली आप जानते हैं कि ब्लड में प्लेटलेट की संख्या लगभग 1 लाख से 2 लाख पर ml होता है। खासकर डेंगू के बाद बहुत लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानने लगे हैं, जहाँ की प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ हम उसी प्लेटलेट की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग के ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स भी रहते हैं। तो प्लेटलेट को सेंट्रीफ्यूज करके अगर हम लोग कंसेंट्रेट कर लेते हैं तो उसमें 1 ml में 10 लाख से भी ज्यादा प्लेटलेट्स हो जाते हैं और उसमें काफी ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ब्लड से उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वाले लेयर को निकाल के 1 से 2 ml और उसको यूट्रस में नीचे से इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है प्लास्टिक की नली से। और कुछ लोग अब हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा यूट्रस के अंदर के लाइनिंग में भी उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, जो हिस्ट्रोस्कोपिक पीआरपी जिसको बोलते हैं। और इसके द्वारा भी चूंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं काफी, तो बहुत सारे जो हमारे थिन एंडोमेट्रियम के केसेस थे जिनको कि और सब ट्रीटमेंट से नहीं फायदा होता है, उनको पीआरपी थेरेपी से फायदा मिल सकता है। तो इस तरह हम लोग के देख रहे हैं कि आईयूआई या आईवीएफ करने के समय अगर थिन एंडोमेट्रियम हो तो उसका कारण जानने से, अलग अलग जांच के द्वारा और उसका अलग अलग ट्रीटमेंट देने से काफी केसेस में सफलता मिलती है और बांझपन से छुटकारा मिल सकता है।